नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कोविड-19 के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र के संचालन को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा की है। चर्चा में किन पहलुओं को शामिल किया गया है बताएंगे आपको। इसके साथ ही आज और कल यानी कि 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट को मुख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 8:30 बजे संबोधित करेंगे। समिट का एजेंडा क्या है, इसकी देंगे आपको विस्तार से जानकारी। साथ ही आपको बताएंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोवैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण जो है वो शुरू हो गया है। इसे लेकर एम्स के निदेशक ने क्या कुछ कहा है, देंगे जानकारी। इसके अलावा देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति के साथ ही तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए संसद सत्र चलाने के विकल्प तलाशने के लिए कल मिलकर चर्चा की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों सदन के प्रमुखों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सदस्यों को कार्यवाही में शामिल करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। कोरोना काल में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद का मॉनसून सत्र आयोजित करने को लेकर चर्चा की। दोनों सदनों के सदस्यों के शारीरिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था से जुड़ी संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में इस पर विचार किया गया कि जब लोकसभा चल रही हो तो उसके सदस्य चैम्बर और दोनों सदनों की दीर्घाओं में बैठेंगे और इसी तरह राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान होगा। राज्यसभा के चैम्बर और गैलरी को मिलाकर 127 सांसदों के बैठने का इंतजाम किया जा सकता है। वहीं लोकसभा के चैम्बर और गैलरी को मिलाकर 290 सांसदों को बैठाया जा सकता है। बैठक में तमाम तरह की संभावनाओं पर विचार किया गया कि कैसे संसद का सत्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलाया जा सकता है। बैठक में इस पर विचार किया गया कि अगर एक सदन का सांसद दूसरे सदन की गैलरी या चैम्बर में बैठा है तो उसको कैसे सदन की कार्यवाही से जोड़ा जा सकता है। दोनों प्रमुखों ने दोनों सदनों के चैम्बर और दर्शक दीर्घाओं का मुआयना भी किया और नियमों का पालन करते हुए सदस्यों को तय दूरी के साथ बैठाने की क्षमता का आकलन किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेक्रेटरी जनरल से कहा गया है कि वो संभावनाओं के मद्देनजर सभी पहलुओं पर विचार करें जिससे कि कोई फैसला लिया जा सके। राज्यसभा के सभापति ने नए राज्यसभा सांसदों के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। 22 जुलाई को प्रस्तावित शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अब तक 61 में से 42 सांसद पुष्टि कर चुके हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आज बैठक होने वाली है। कोविड महामारी फैलने के बाद से ये कृषि संबंधी संसदीय समिति की पहली बैठक होगी। इसमें देश के कई हिस्सों से टिड्डी हमले का कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले असर पर चर्चा होगी। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर भी मंथन होगा। और इसी बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में टिड्डी दल से कोई खास फसल को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों में मामूली फसल को नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से टिड्डी नियंत्रण अभियान लगातार जारी है। 11 अप्रैल से 19 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार के 3,70,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी 79 नियंत्रण टीमें बनाकर छिड़काव उपकरणों के साथ ही राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण का काम कर रही हैं। 5 कंपनियों के लिए 15 ड्रोन बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और नागौर में कार्यरत हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष
सोमनाथ चटर्जी की जयंती पर होने वाला पुष्पांजलि अर्पण समारोह नहीं होगा। 23 जुलाई को तिलक जी और 25 जुलाई को सोमनाथ चटर्जी की जयंती होती है। इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने बड़ी संख्या में सांसदों और पूर्व सांसदों के अलावा दोनों सचिवालयों के अधिकारी शामिल होते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोविड-19 एडवाइजरी के चलते ये कदम उठाया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में सांसदों को सूचना दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाने को लेकर परामर्श जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन और आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने साझा पत्र में कहा कि उभरते परिदृश्य में जांच क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पत्र में यह कहा गया है कि जांच क्षमता में बढ़ोतरी, अधिक कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मौजूदा जांच क्षमता को मजबूत कर प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में देश में कोविड-19 जांच को मजबूत करने के लिए एक रणनीति पर विचार किया जा रहा है, जिसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों समेत केंद्र के तहत आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी और डीएसआईआर जैसी वैज्ञानिक इकाइयों से समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि भारत में बड़ी संख्या में परीक्षण, समयबद्ध जांच और मरीजों के प्रभावी प्रबंधन से स्वस्थ होने वाले मरीजों की जो तादाद है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है। रिकवरी रेट 62.62% हो गया है। कोरोना के बड़े स्तर पर परीक्षण और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन से देश में मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये घटकर 2.46% पर आ गई, जो दुनिया के सबसे कम केस मृत्यु दर वाले देश में एक है। एम्स ने मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को आईसीयू रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा करने के साथ तकनीकी सलाह के माध्यम से मदद की है। इससे गंभीर मरीजों की देखभाल और उपचार में उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हुई। देश में इस वक्त कोरोना की जांच के लिए 1268 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,40,00,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की जा चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोवैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मानव परीक्षणों के 2 चरणों को पूरा होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। शुरू में 100 लोगों पर मानव परीक्षण किया जाएगा। एम्स के डॉक्टर संजय रॉय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया है। पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम 100 लोग एम्स में हो सकते हैं। एम्स में पहले ही लगभग 1,800 लोगों ने परीक्षण के लिए पंजीकरण कराया है। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ़ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। पहले स्मॉल नंबर्स में, अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड वी कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। 1-2 सेंटर्स पे ऑलरेडी हो गए हैं, एथिकल अप्रूवल ऑलमोस्ट सबके आ गए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। सो पटना एम्स ने शुरू कर दिया है एंड ये आपके रोहतक में पीजीआई ने शुरू कर दिया है। मिनिमम अगर ड्यूरेशन है तो 6 महीने के आसपास, तो बाई एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चला तो एक वैक्सीन जो है आने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना के निम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सोमवार से शुरू हुआ। इसके लिए स्वयंसेवकों की भर्ती और स्क्रीनिंग शुरू हुई। भुवनेश्वर के IMS और SUM अस्पताल के डीन प्रोफेसर जी शाह ने कहा कि बुधवार से कोविड-19 वैक्सीन के मानव नैदानिक परीक्षण के पहले चरण की शुरुआत होगी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन स्वयंसेवकों के साथ 2-3 महीने तक संपर्क में रहेगा।
वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों के परिणामों को लेकर कहा है कि एक अच्छी खबर है, लेकिन ये चेतावनी भी दी है कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। संगठन के डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि अब हमें बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया के परीक्षणों में जाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मास्क और सैनिटाइजर के वितरण के लिए पीएनबी के राष्ट्रव्यापी CSR अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने की लड़ाई देश में प्रत्येक नागरिक के सहयोग से ही जीती जा सकती है। केंद्र ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के छिद्रयुक्त श्वास यंत्र लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर ये कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता और ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। उन्होंने राज्यों में N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन सभी संबंधित लोगों को फेस माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करने का निर्देश दे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार दौरे पर गए केंद्रीय दल ने राज्य में कोविड-19 से पैदा हालात की समीक्षा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय केंद्रीय दल ने सोमवार को गया जिले के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों का जायजा लिया। केंद्रीय दल ने बिहार सरकार से जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या 12 दिन में लगभग 2 गुनी हो गई। केंद्रीय दल ने RT-PCR जांच क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस धीरे धीरे काबू में आ रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 954 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,23,747 हो गई। 1,784 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक 1,04,918 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को 4,177 RT-PCR जांच और 7,293 रैपिड एंटीजन जांच की गई। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस की कुल 8,30,459 जांच की जा चुकी है। दिल्ली में अभी कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 696 है। जुलाई में इन्फेक्शन की दर लगातार कम होती जा रही है और अब ये 10% से भी नीचे पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक घट गई है। दिल्ली का रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, अब वो करीब 84% हो गया। और वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कोरोना के 8,240 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 3,18,695 हो गई, जिनमें 1,75,029 रिकवर मामले और 1,31,334 सक्रिय मामले हैं। इधर सिक्किम सरकार ने कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर आज से 27 जुलाई सवेरे 6 बजे तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट के अलावा सभी सरकारी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बाजार और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। सिक्किम में इस दौरान सभी तरह की गतिविधियां, समारोह, लोगों और सामान की आवाजाही और यात्री गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 31 अगस्त तक सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इधर ओडिशा सरकार ने कोविड अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की है। सरकार की घोषणा के मुताबिक कोविड अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों को दैनिक 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नर्स, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन को दैनिक 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दैनिक 200 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सरकार ने की है।
कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इन दोनों दिन सारे कार्यालय और परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन को मंजूरी देने के साथ ही अधिकारियों को तत्काल गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि बिना लक्षणों वाले और माइल्ड लक्षण वालों को होम आइसोलेशन को लेकर जल्द ही गाइडलाइंस तैयार करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता ही जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,40,41,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,08,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 38,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,40,900 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 21,18,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो चुकी है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लालजी टंडन को 2018 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि लालजी टंडन को समाज सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्ण के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह भारत में निवेश करने का बेहतरीन समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घर से काम करने की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत के साथ IBM के मजबूत जुड़ाव का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तकनीकी क्षेत्र में हो रहे निवेशों का भारत स्वागत और समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जब दुनिया भर में मंदी देखी जा रही है, तब भारत में FDI का प्रवाह बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर सक्षम और ना टूट सकने वाली आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पिछले 6 वर्षों में किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की पहुंच के भीतर बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए काफी काम किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत एक एकीकृत तकनीक और डेटा संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास की ओर अग्रसर है, जो किफायती और परेशानियों से मुक्त है। व्यावसायिक गतिविधियों पर कोरोना स्थिति के प्रभाव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर से काम करने की संस्कृति को भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है और लोगों को बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और विनियामक वातावरण मिले। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे तकनीकी बदलाव सहज हो। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने IBM और भारत के बीच मजबूत संबंधों और देश में इसकी व्यापक मौजूदगी पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करीब 20 शहरों में IBM में 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। चर्चा के दौरान IBM के CEO अरविंद कृष्ण ने भारत में IBM की विशाल निवेश योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी और सरकार की आत्मनिर्भरता भारत की दृष्टि पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के बाद भारत और अमेरिका विकास की रफ्तार को तेज करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इसी पर विचार मंथन के लिए आज और कल यानी कि 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट को मुख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 22 जुलाई को शाम 8:30 बजे संबोधित करेंगे।
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में भारत केंद्रित विचार मंथन उस वक्त हो रहा है जब संगठन अपने 45 साल पूरे कर रहा है और दूसरी तरफ कोविड-19 के बाद भारत विश्व सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनने को अग्रसर है। ये मौका होगा जब भारत अमेरिकी सहयोगियों के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा समिट को संबोधित करने वाले प्रमुख भारतीयों में शामिल हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली भी इस सम्मेलन में भाग लेंगी। I expect that the Prime Minister will share his thoughts, his vision for the importance of the US-India relationship, the importance of collaboration between American and Indian industry, and the opportunities that that can create for both countries as well as for the world. आइडिया समिट में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा। इसमें प्रमुख हैं कोविड-19 का उपचार, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड-19 खत्म होने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत और अमेरिका दोनों मानते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से अर्थ क्षेत्र में जो गिरावट आई है उस गिरावट को पूरा किया जाए और उसके पूरा करने का एक तरीका यह भी है कि दुनिया के सप्लाई चेन में जो एकाधिकार उत्पन्न हुआ है उसकी जगह पे उसको विकेंद्रित किया जाए। USIBC में इस बात पर भी गंभीरता से चर्चा होनी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बहुत से लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए भारत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक तमाशबीन नहीं है बल्कि समुद्री विवाद, आतंकवाद, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान में योगदान देता है। विदेश मंत्री ने जियोपॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुटनिरपेक्षता एक विशेष समय और एक विशेष भू राजनीतिक क्षेत्र के लिए थी। अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप व्यवहार करेगा तो वह अवसरों का लाभ उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहा और आगे भी कभी नहीं रहेगा। चीन से सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने कल अमेरिकी नौसेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब युद्धाभ्यास किया। युद्ध अभ्यास में दक्षिण चीन सागर से लौट रहे अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्ज ने भी हिस्सा लिया। USS निमित्ज को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घातक हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत माना जाता है। इस पर परमाणु हथियारों के साथ ही अत्याधुनिक सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की भी तैनाती है। नौसेना के 4 अग्रणी युद्धपोतों ने पासेक्स अभ्यास में भागीदारी की है। ये कवायद ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर क्षेत्र से गुजर रहा था। दोनों सेनाओं के बीच इस अभ्यास की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पूर्वी लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर में चीन की सेना आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नौसेना ने हाल ही में ऐसे ही युद्ध अभ्यास फ्रांस और जापान की नौसेना के साथ भी किए हैं। इन तीनों ही अभ्यासों में भारतीय नौसेना ने आक्रमण और सुरक्षा की प्रणालियों के साथ ही अपने कमांडो की टुकड़ी की काबिलियत का बखूबी परीक्षण किया। तेजी से उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना और जापान समुद्री सुरक्षा बल जैसे मित्र नौसैन्य बलों के साथ अपने परिचालन सहयोग को भी बढ़ा रही है। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के मकसद से रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1512 उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ करार किया है। रक्षा मंत्रालय की खरीद इकाई ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस खरीद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी दी गई है। अनुबंध की खरीद और निर्माण शर्तों के तहत इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50% कलपुर्जे स्वदेशी होने चाहिए। बारूदी सुरंग हटाने वाले इन उपकरणों को सेना के बख्तरबंद कोर के T-90 टैंकों में फिट किया जाएगा, जिससे ऐसे टैंकों को बारूदी सुरंग बिछे क्षेत्रों में आसानी से आने जाने की सुविधा होगी। इन उपकरणों को हासिल करने का काम 2027 तक पूरा करने की योजना है।
वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के इस महीने के आखिर तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। मौसम के हालात के मद्देनजर इन विमानों का 29 जुलाई को अंबाला के वायुसेना स्टेशन में शामिल किया जाएगा। अंतिम समावेशन समारोह अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगा, जिसमें पूर्ण मीडिया कवरेज की योजना बनाई जाएगी। भारतीय वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने विमान के लिए व्यापक परीक्षण लिया है, जिसमें इसकी अति उन्नत अस्त्र प्रणाली शामिल है और अब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। वायुसेना के कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 22 से 24 जुलाई तक दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान वर्तमान सैन्य तैयारियों और तैनाती का जायजा लिया जाएगा। साथ ही अगले दशक में भारतीय वायुसेना की सैन्य परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा होगी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि CBI को लेकर राज्य सरकार की अनुमति का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार को यह डर था कि CBI ऑडियो टेप केस और अन्य मुद्दों की जांच कर सकती है। सोमवार को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके ये कहा था कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना CBI राजस्थान के किसी भी मुद्दे की जांच नहीं कर सकती। CBI प्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान के किसी मसलों में, प्रदेश के किसी मसलों में जांच नहीं कर पाएगी बशर्ते सरकार की सहमति हो। इसका मतलब टैप कांड से लेके तमाम जो मामले हैं उनकी जांच को घबराकर मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। और इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था, राजनीतिक और कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मुलाकात से पहले राज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि वो केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की मौजूदा चिंताजनक स्थिति के बारे में जानकारी देने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। बैठक के ब्यौरे के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें लद्दाख बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने नामग्याल को लद्दाख प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नवसारी से सांसद CR पाटिल को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। CR पाटिल को जीतूभाई वाघाणी की जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में गंडक बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद राज्य में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। राज्य सरकार ने सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन से निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा है। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। बागमती, कमला बालान और अधवारा समूह की नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं असम में बीते कई हफ्तों में 33 में से 24 जिलों में भारी बारिश जारी है। यहाँ करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एक तरफ जहां लोग कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम में आई बाढ़ ने उनकी चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।